अकाउंटिंग रेशियो पहले भी हम ये एक 12th क्लास का टॉपिक है और आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग रेशियो के बारे में, उसके मीनिंग्स के बारे में जानेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जानेंगे, उसके मेरिट्स और टाइप के बारे में। शुरुआत करते हैं इसके मीनिंग से। The relationship of one item to another expressed in simple mathematical form is known as ratio. The ratio is simply one number expressed in terms of another. इसका कहने का मतलब है जो रेशियो होता है वो एक जो टर्म होती है उसे एक्सप्रेस किया जाता है अनदर टर्म में। कैसे? हम इसे अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये हमने हमारे पास एक सर्कल है, मैंने उसमें ये लाइन खींची है और इस तरह से इसे 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दिया है। क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। इस तरह से 4 क्वाड्रेंट डिवाइड करने से ये होगा कि मैं इसमें से एक क्वाड्रेंट है जो हिस्सा है वो बाहर निकाल दूंगा और ये मैंने इसे बाहर निकाल दिया, ये वो हिस्सा है। ठीक है, अब मैंने ये हिस्सा बाहर निकाल दिया है तो मैं इसे अब फ्रैक्शन में लिखूंगा तो इस तरह से लिखूंगा, जो मैंने कितने हिस्से बाहर निकाले, मैंने सिर्फ एक हिस्सा निकाला है और टोटल 4 हिस्से हैं। तो जो हिस्सा मैंने बाहर निकाला वो ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल जितने हिस्से हैं, यानी कि 4 क्वाड्रेंट है उतने मैंने नीचे लिख दिए हैं। तो 1 डिवाइडेड बाय 4 और इसे रेशियो में लिखूंगा मैं तो लिखेंगे 1:4 और परसेंटेज में लिखेंगे तो आएगा 25%, क्योंकि ये इस पूरे हिस्से का सिर्फ 25% है। अगर आप इसे फ्रैक्शन में देखोगे और 1 डिवाइडेड बाय 4 करोगे और इसे परसेंटेज बदलने के लिए आप इसे मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से तो ये 25% बनेगा। ठीक है, इसके बारे में और पढ़ते हैं। द रेशियो एनालिसिस इज एन आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग रिलेशनशिप between different components of financial statement so as afford a meaningful understanding of profitability and solvency of the business concern। हम बिजनेस कंसर्न के जो प्रॉफिटेबिलिटी और सॉल्वेंसी के बारे में आसानी से जान सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए आपने फाइनेंशियल ईयर पे आप बैलेंस शीट बनाते हैं, 31 मार्च को आप बैलेंस शीट वगैरह सब बनाएंगे। उसके बाद आप अगर उसकी रेशियो निकालेंगे कि रेशियो के हिसाब से, रेशियो पिछले ईयर के हिसाब से कि आपने पिछले ईयर कितना प्रॉफिट कमाया था और अब कितना ईयर में प्रॉफिट कमाया है वो निकाल सकते हैं। साथ ही साथ अगर जब उसकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी खासी आएगी तो उसी हिसाब से उसकी सॉल्वेंसी की रिपोर्ट ही बनेगी। सॉल्वेंसी मतलब उसका लिक्विडेशन, बिजनेस कब बंद हो सकता है, और अगर आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलेगा तो आपके बिजनेस में ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे। तो ये रेशियो निकालना ज़रूरी होता है ताकि आप इससे एक तरह से कंपनी का फ्यूचर देख सकते हैं कि हाँ कंपनी में ये अभी हो सकता है या फिर यह नहीं, या फिर ये कंपनी ज़्यादा दिन तक चलेगी या नहीं। इससे आगे पढ़ते हैं अब इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू स्टैंडर्डाइज इंफॉर्मेशन कंटेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्टैंडर्डाइज मतलब जो बिग रिपोर्ट्स होती हैं उसे इजीली अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। कैसे? जैसे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं, अब कोई बिग फर्म होगी तो उसमें तरह तरह के एसेट होंगे जो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज के होंगे, पर अगर हम उसे ईजी करने के लिए करें तो उसे रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। उससे में ये फायदा होगा कि हमें पता चलेगा कि हाँ हमारे पास पहले इतने अमाउंट के एसेट या इतने रेशियो में या इतने परसेंटेज में थे और अब इतने बढ़ गए हैं, या फिर हमारा जो प्रॉफिट है वो इतना बढ़ गया है, या जो सेल्स है हमारी वो इतनी बढ़ गई है। इसी हिसाब से हम आगे जाके कंपनी की फ्यूचर पॉलिसीज, जो कि हमारे जो ऑप्शन में जो हमें नीचे दिए गए हैं, फ्यूचर पॉलिसीज, कंपैरिजन, बिजनेस अर्निंग की निकाल सकते हैं, मैनेजर एफिशिएंसी जज कर सकते हैं, सॉल्वेंसी डिटर्मिनेशन जज कर सकते हैं। तो इस काम के लिए ऑब्जेक्टिव रेशियो बहुत सही है। The comparison can so that the comparison can be made between the ratio of two concern or same concern but at different level of time। पहला है estimation of business earning।
आप बिजनेस अर्निंग के बारे में पता लगा सकते हैं कि आपकी जो बिजनेस अर्निंग है प्रेजेंट की और एज वेल एज फ्यूचर की वो कैसी रहेगी। प्रेजेंट की तो आपके सामने होगी, अगर आपको उसे कंपेयर करना है प्रेजेंट पास्ट से तो आप वो भी कर सकते हैं और फ्यूचर से भी कर सकते हैं। फ्यूचर से कैसे? अगर आपने मान लीजिए आपकी जो आज की जो करंट प्रॉफिट रेशियो है उसे आप अगर फ्यूचर की बनाना चाहते हैं तो आपको सर्टेन पॉलिसीज और स्ट्रक्चर और बजट्स बनाने होंगे। उसी हिसाब से आपको उन्हीं बजट के हिसाब से आपको कंपनी चलानी होगी, और आप अगर उन्हीं हिसाब से चलाते रहेंगे तो आप उस जो आपने फ्यूचर में रेशियो सोची है प्रॉफिट की वो आप अचीव भी कर लोगे। उसके बाद आती हैं जजिंग मैनेजियल एफिशिएंसी। अब मैनेजियल एफिशिएंसी भी चेक कर सकते हैं, जो डाटा आपको प्रोवाइड मैनेजमेंट करते हैं, है ना, और उसमें सब कुछ गिवन होता है कि हमने जो जो रिसोर्सेज इस्तेमाल किए हैं वो प्रॉपरली यूटिलाइज हुए हैं नहीं हुए हैं, या फिर जो सेल्स हुई है वो सही है कि नहीं है। इस हिसाब से आप मैनेजरियल एफिशिएंसी भी चेक कर सकते हैं प्रीवियस से या फिर किसी और कंपनी से कंपेयर करके। इसके साथ ही साथ सॉल्वेंसी डिटर्मिनेशन एग्जैक्टली उन लोगों के लिए होता है जो बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जैसे बहुत सारे पोटेंशियल इन्वेस्टर होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, गवर्नमेंट होती हैं, ट्रेड पेबल होते हैं, वो कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी सॉल्वेंसी डिटर्मिनेशन के बारे में जानना चाहते हैं, ताकि कंपनी कितने साल और चलेगी और मुझे कितना मुनाफा मिलेगा। ये अगर उन्हें लगता है कि कंपनी लॉन्ग टर्म में नहीं शॉर्ट टर्म में ही चलेगी तो वो ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करते या फिर इन्वेस्ट ही नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें एक सोर्स ऑफ इनकम चाहिए होता है और तभी वो जाकर इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद आता है मेकिंग कंपैरिजन। आप इजीली कंपेयर कर सकते हो डाटा फ्रॉम वन ईयर टू अनदर ईयर, और कभी भी वैसे आप जो भी लाइफ स्पैन होता है कंपनी का या फर्म का, आप किसी भी ईयर से उसे कंपेयर कर सकते हो इजीली, या फिर दूसरी कंपनी से भी जो कॉम्पिटिटर कंपनी है उससे भी आप कंपेयर कर सकते हो अपनी कंपनी को इजीली रेशियो की मदद से, ना कि नंबर्स की मदद से, रेशियो की मदद से, फ्रैक्शन की मदद से, परसेंटेज की मदद से। फिर आता है फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी। आप फॉर्मुलेशन पॉलिसी इजीली क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि आपके जो डाटा होगा वो इजीली कंपेरेबल होगा। उसी हिसाब से अपनी पॉलिसी बजट्स बनाओगे आप, और उन्हीं पॉलिसी पे वर्क कर करके अपना जो फ्यूचर गोल है और फ्यूचर प्रॉफिट है आप वो अर्न करोगे। इसके बाद आते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। जो आपको ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन दी जाती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से, उसे आप यूजफुल बना सकते हो। कैसे? उसे स्टैंडर्डाइज करके, उसे कन्वर्ट करके यूजफुल डाटा में, जो आपको हेल्प करेंगे इजीली अपने गोल अचीव करने में, अंडरस्टैंडिंग बनाने में, और कंपनी के जो गोल्स हैं उन्हें और क्लियर करने में। उसके साथ आते हैं फिर बेटर डिसीजन मेकिंग। बेटर डिसीजन मेकिंग फॉर फ्यूचर सर्कमस्टांसेस। आप बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं फॉर फ्यूचर सर्कमस्टांसेस। आप जब आपके सारा डाटा होगा तो आप और उस डाटा को जब यूजफुल वे में कन्वर्ट कर दोगे, यूजफुल स्टैंडर्डाइज कर दोगे, तो आप उससे एक बेटर डिसीजन ले सकते हो फॉर फ्यूचर सर्कमस्टांसेस, और अपनी कंपनी को एक गोल की तरफ मोटिवेट कर पाओगे और उन्हें बढ़ा पाओगे ताकि वो गोल अचीव कर सके। इससे आगे चलते हैं हम। मेरिट ऑफ रेशियो। द रेशियो एनालिसिस प्रोवाइड द गाइड्स। अब मेरिट का मतलब है कि उसकी क्या खूबियां हैं या एडवांटेजेस बोल लीजिए। जैसे यहाँ लिखा है गाइड एंड क्लू। किससे? ये किस चीज के गाइड हैं और किस चीज के क्लू हैं? ये हैं बेटर और पुअर परफॉर्मेंस के। ये आपको गाइड करेंगी बेटर परफॉर्मेंस की तरफ और क्लू देंगी पुअर परफॉर्मेंस के। बेटर गाइड बेटर परफॉर्मेंस की तरफ कैसे गाइड करेंगी कि आपकी जो आपने रेशियो जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाए हुई हैं उन्हें अचीव करने के लिए आपको सही तरह से गाइड करेंगी। आपको इस तरह से पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी है, बजट क्रिएट करने हैं, या लेबर से वर्क कराना है, इस रेशियो में वर्क डन होना चाहिए, रोज पर डे का वर्क कितना होना चाहिए। उस हिसाब से आप अपने गोल की तरफ धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, और पुअर परफॉर्मेंस में क्लू देते रहेंगे कि आपने यहाँ इस तरह से गलती की है या आपने ये नहीं किया और इस वजह से आप अपने करंट स्टैंडर्ड फॉर्म तक नहीं पहुंच पाए हैं। फाइंडिंग आउट द सिग्निफिकेंट डेविएशन। ठीक है। उसके बाद है कंपैरेटिव स्टडी। आप इजीली कंपेयर कर सकते हो डाटा। आप फर्म के अंदर ही पिछले फर्म के अंदर ही कंपेयर कर सकते हो उसके प्रीवियस ईयर से या उससे
और भी कई ईयर से इजीली कंपेयर कर सकते हो डाटा, या फिर इंटर फर्म जो है मतलब आप किसी और फर्म से भी अपने फर्म को कंपेयर कर सकते हो इजीली। ऑपरेशनल एफिशिएंसी, यू कैन ऑल्सो जज योर ऑपरेशनल एफिशिएंसी। जो आप मान लीजिए गोल सेट करते हो, वो ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए ही होता है, जज करने के लिए कि आप उतने सक्षम होगे नहीं उसे चलाने के लिए या उस गोल को अचीव करने के लिए। फिर एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज इजीली कर सकते हो जब आपके पास एक यूजफुल मेथड होगा उसे स्टडी करने के लिए, जो आप कन्वर्ट कर सकते हो इजीली परसेंटेजेस में और फ्रैक्शन में और रेशो में। क्योंकि जो आपके पास अकाउंट्स होते हैं, जो स्टेटमेंट होते हैं, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, फाइनेंस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, आप इजीली अपने डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। फिर सेटिंग ऑफ आइडियल स्टैंडर्ड। आइडियल स्टैंडर्ड वो स्टैंडर्ड होते हैं जो इजीली अचीवेबल किए जा सकते हैं। शुरुआत में कंपनी छोटे छोटे गोल्स क्रिएट करती हैं ताकि वो उन गोल्स को अचीव कर सके, ताकि वो एक जो उन सारे छोटे छोटे गोल्स को ऐड करके एक बड़ा गोल बनता है, वो आइडियल स्टैंडर्ड होता है। जैसे कंपनी एक पर ईयर का एक गोल लेके चलती है कि हमें इतने ईयर तक ये सेल्स करनी है या अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करनी है या फिर इतना मार्केट कैप्चर करना है। उसी हिसाब से पर ईयर का अगर आप जोड़ोगे तो आपको एक बिग पिक्चर दिखेगी जो कंपनी का रियल गोल होता है। फिर है सिंप्लीफिकेशन ऑफ डाटा। आप डाटा को इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हो फ्रॉम big amount numbers to the easy fraction or percentage or ratio. The last step of the every process is controlling. Controlling every process का last step होता है। क्यों? क्योंकि कंट्रोलिंग एक फाइनल स्टेप और इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है जो आपने पूरा प्रोसेस किया है वो सही है कि नहीं। जैसे कि रेशियो, आप जो भी टर्म्स निकालते हो, जो भी आपने पूरे ईयर किया है, जो भी आपने सेल्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन किया है, उसके बाद जो आप लास्ट में रेशियो निकाल के उसे कंपेयर करते हो, उसे एनालाइज करते हो, वो कंट्रोलिंग का ही पार्ट होता है एक तरह से। उससे आप क्या करते हो, आपने पूरे साल वर्क किया है वो सही किया है या नहीं किया है, जो आपने गोल अचीव सोचा था करने के लिए वो हुआ है या नहीं हुआ है। फिर आता है फोरकास्टिंग। ऑल दी पॉलिसीज, बजट्स एंड अदर इंफॉर्मेशन, और जैसे कि आप स्ट्रेटजीज बनाते हो वो किस लिए होती हैं, फॉर द फ्यूचर। आप करंट में बनाते हो पर होते हैं फ्यूचर के लिए, तो उसी प्रोसेस को हम फोरकास्टिंग कहते हैं। फोरकास्टिंग इज अ प्लानिंग टू फ्यूचर और प्लानिंग फॉर फ्यूचर। अब यहाँ पर 4 टाइप की रेशियो दिखाई दी हैं। जैसे पहली रेशियो है लिक्विडिटी, फिर है दूसरी सॉल्वेंसी, थर्ड वन इज एक्टिविटी रेशियो एंड फोर्थ वन इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में अंदर 2 रेशियो हैं, करंट एंड क्विक रेशियो। पहले हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, फिर बाकी के नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के 3 के बारे में पढ़ेंगे, एक एक करके तीनों के बारे में पढ़ेंगे। फिर पहले आती है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी को रेशियो को फर्दर डिवाइड किया गया है 2 रेशियो में। पहले है करंट रेशियो, जो यहाँ है। करंट रेशियो को हम का फॉर्मूला है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, और क्विक रेशियो का फॉर्मूला है लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ठीक है, लिक्विड एसेट बाय करंट लायबिलिटी। जैसे करंट रेशियो की पढ़ते हैं डेफिनेशन। करंट रेशियो शोज द प्रोपोर्शन ऑफ करंट एसेट टू करंट लायबिलिटी। ये हमें रेशियो मतलब समझाता है कि हमें किस रेशियो में करंट एसेट को रखना चाहिए करंट लायबिलिटी के। वैसे इसकी मैं बता देता हूँ आपको, आइडल जो स्टैंडर्ड है वो है जो आइडल रेशियो है इसकी वो है 2:1, और इसे रेशियो में लिखे तो 2:1। ठीक है, 2:1 का मतलब है
हमें अपने जो करंट एसेट्स हैं वो हमेशा दुगने रखने चाहिए करंट लाइबिलिटी से। क्यों? मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है, छोटा मोटा ही मान लीजिए, बहुत छोटा सा बिजनेस है, पर आपके पास आपने करंट लाइबिलिटी पे आपने किसी से उधार भी लिया हुआ है और आपने बिजनेस में खुद का पैसा भी लगाया हुआ है जो करंट एसेट के रूप में लगा हुआ है। ठीक है, करंट एसेट यहाँ नीचे लिखे हुए हैं कि कौन कौन सी करंट एसेट है। आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है, आपने इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक बनाया हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल आपने किसी को उधार पे सामान बेचा हुआ है, फिर है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपने बैंक या कहीं और भी पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, और शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आपने किसी को उधार दिया हुआ है या फिर एडवांस में किसी को पेमेंट की हुई है। फिर है अदर करंट एसेट जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है, एक्रूड इनकम और एडवांस टैक्स, ये होते हैं करंट एसेट। अब आपको करंट एसेट हमेशा दुगने क्यों रखने होते हैं? मान लीजिए आपका बिजनेस किसी कारण से बंद हो जाता है पर आपको अपने उधार चुकाने हैं, तो आप अपने सारे करंट एसेट मार्केट में जाके बेचोगे, तो आपके करंट एसेट जो आपने बैलेंस शीट में शो किए हुए हैं बुक वैल्यू पर या मार्केट वैल्यू पर, वो हमेशा कहाँ कितने प्राइस में बिकेंगे? या तो हाफ प्राइस में बिकेंगे, है कि नहीं, या उससे कम में बिकेंगे। पर मान के चलते हैं कि आपके जो जितने भी करंट एसेट्स है वो हाफ प्राइस में बिक जाते हैं, तो आपके पास मान लीजिए 2 लाख के थे और आपकी 1 लाख में बिक जाते हैं करंट एसेट, तो फिर आप अपनी सारी की सारी लाइबिलिटी पे ऑफ कर सकते हैं। ये इस करंट रेशियो का कहना है। तो आपको हमेशा अपने करंट एसेट्स दुगने अमाउंट में रखने चाहिए करंट लाइबिलिटी के, जिससे आप अगर अपने एसेट भी बेच दो तो अपनी अपनी कम से कम लाइबिलिटी है जो उधार है या फिर आपने किसी से उधार सामान लिया है तो आप उसे पे कर सकते हो। जो करंट लाइबिलिटी का फॉर्मूला है वो ये रहा, शॉर्ट टर्म बोराइंग, ट्रेड पेएबल एंड अदर करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। फिर तो आती है लिक्विड लाइबिलिटी यानी कि लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो क्या होता है? लिक्विड रेशो एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन लिक्विड और क्विक एसेट्स एंड दी करंट लाइबिलिटी। ठीक है, अब ये लिक्विड एसेट क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये 2 फॉर्मूले दिए हुए हैं मैंने, एक करंट एसेट के हिसाब से और एक वैसे ही निकाला गया है कि आप लिक्विड एसेट को कौन कौन से एसेट में जोड़ जोड़ के बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ दिया है करंट एसेट है वैसे आपके पास, ठीक है, करंट एसेट अगर मान लीजिए आपके पास करंट एसेट गिवन है उसमें से आप इन्वेंट्री माइनस कर दीजिए और अदर करंट एसेट्स माइनस कर दीजिए। अदर करंट एसेट जैसे प्रीपेड एक्सपेंस किए हैं आपने, या एक्रूड इनकम है आपके पास, या एडवांस टैक्स पे क्या हुआ है। ठीक है, तो आपके पास क्या बचेगा? बचेंगे करंट इन्वेस्टमेंट, आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है किसी शेयर्स में या किसी और बिजनेस में, वो पैसा, या आपने उधार पे सामान बेचे हुए हैं बिल रिसीवर या डेप्टर्स को, ठीक है, वो पैसा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, आपने किसी और जगह भी पैसा सेव किया हुआ है, मान लीजिए कैश बैंक में या कैश में, है ना। उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस बचते हैं, आपने किसी को शॉर्ट टर्म लोन या एडवांस दिया हुआ है, तो वो चीज़ आपका लिक्विड एसिड हुआ। और लिक्विड रेशियो की जो वो होती है आइडल रेशियो, तो वो होती है 1:1। तो अगर हम इसे रेशियो में लिखें तो वो होगी 1:1 और लिक्विड लाइबिलिटी का करंट लाइबिलिटी निकालने का सेम फॉर्मूला है, शॉर्ट टर्म बोरिंग ट्रेड पेबल प्लस करंट अदर करंट लाइबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। इससे आप क्या कर सकते हो, इस कहने का मतलब है कि आप जितने भी लिक्विड एसिड है आपके पास वो हमेशा आपको 1:1 में रखने होते हैं करंट लाइबिलिटी के। क्यों? मान लीजिए आप किसी कारण से अपने एसेट नहीं बेच पा रहे हैं पर आपके पास इतना लिक्विड एसेट है कि आप अपने पे ऑफ कर सकते हैं करंट लाइबिलिटीज को। मान लीजिए आपकी जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, जो एक्रूड इनकम है या एडवांस टैक्स है, वो किसी कारण से वापस नहीं हो सकते, पर आपके पास इतना अमाउंट ऑफ लिक्विड एसिड होने चाहिए, लिक्विड एसिड यानी करंट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ट्रेड रिसीवेबल होने चाहिए या फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होना चाहिए, जिससे आप अपनी करंट लायबिलिटी को पे ऑफ कर सकते हो। इतना अमाउंट होना चाहिए, ठीक है, ये इसके मिनिमम या आइडल रेशियो मान लीजिए। ये हर बिजनेस को अपने अपने उसमें करना चाहिए, ये लिक्विड रेशियो बनानी चाहिए जिससे वो अपनी करंट लायबिलिटीज को पे ऑफ कर सके एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। और ठीक है, इसके बाद एक कंपैरिजन दिया हुआ है करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो के बीच में। इसकी डेफिनेशन दी गई है, इट शोज रिलेशनशिप बिटवीन
It shows the relationship between current asset and current liability. It shows relationship between liquid asset and current liability. फिर यहाँ ऑब्जेक्टिव दिया है कि इन्हें कब कब और किस लिए निकाला जाता है। इसे ऑपरेटिंग साइकिल के एंड में निकाला जाता है। ये ऑपरेटिंग साइकिल गिवन है, ये ऑपरेटिंग साइकिल के एंड में निकाला जाता है, या 12 मंथ के एंड में निकाला जाता है, या फिर आप जो भी बैलेंस शीट डेट होती है उसके एंड में निकाला जाता है। ठीक है, ये याद रखना कब कब निकाला जाता है, कैसे कैसे निकाला जाता है। फॉर्मूला मैंने बता ही दिया है। और ये कब निकाला जाता है, 12th मंथ के एंड में, या बैलेंस शीट के जब प्रिपेयर होती है उसके डेट के एंड में, या फिर ऑपरेटिंग साइकिल के एंड में। और ये कब निकाला जाता है, हमें इमीडिएट लिक्विडिटी निकालनी है बिजनेस की। क्या है, हमें पता करना है कि हमें बिजनेस में कितने लिक्विडिटी है, यानी कितना पैसा हम लिक्विड के फॉर्म में है हमारे पास। फिर है फॉर्मूला नीचे गिवन है, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, लिक्विड एसेट बाय करंट लायबिलिटी। आइडल रेशियो भी यहाँ नीचे बताई गई है 2:1, और यहाँ है 1:1। ठीक है, इससे आगे ऑपरेटिंग साइकिल दी हुई है। ऑपरेटिंग साइकिल में जैसे कि कैश, आप हर बिजनेस की एक अपनी ऑपरेटिंग साइकिल होती है, तो इसी बेस में मैंने एक ऐड कर दिया है ताकि आप समझ पाएं कि ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या होता है। हर बिजनेस शुरुआत करता है इस चीज से, कैश। वो उस कैश का क्या इस्तेमाल करता है, या तो रॉ मटेरियल लगाता है ना। ये सर्विस सेक्टर होगा तो अपने सर्विस सेक्टर में वो चीजें लगाएगा, फर्नीचर वगैरह जो भी है। तो रॉ मटेरियल, मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग है, वो रॉ मटेरियल लेकर आएगा। रॉ मटेरियल से क्या बनेंगे, इन्वेंट्रीज बनेंगी। इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक, प्रोडक्ट, कुछ भी कह लीजिए। उसको फिर सेल किया जाएगा मार्केट में। मार्केट में सेल होने तक, है ना, होने के बाद, या ज़्यादा कंपनियां ना आजकल उधार पे सामान देती हैं, मतलब क्योंकि जो बड़े बड़े फॉर्म्स होती हैं उनका ज़्यादा सामान उधार पे लिया ही जाता है, जो होलसेल रिटेल में आके बिकता है। उसके बाद ही कहीं उनके बनते हैं फिर डेप्टर्स, बिल रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल, है ना। जब तक वो पैसा वापस नहीं मिल के आता कैश की फॉर्म में, उस पैसे को तब तक वो फंसा रहेगा कहाँ, ऑपरेटिंग साइकिल में। और ये ज़्यादातर ये ऑपरेटिंग साइकिल होती है 12 महीने की। अब वो हर कंपनी की अलग होती है, कब स्टार्ट होती है कब खत्म होती है, ये उस कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। पर मिनिमम होते हैं 12 मंथ्स उसके अंदर, उसे ऑपरेटिंग साइकिल बोला जाता है। इसके बाद यहाँ पे जो लिक्विड, जैसे बोला गया है कि आपको हमेशा लिक्विड एसेट्स अपने लिक्विड लायबिलिटी के, करंट लायबिलिटी के बराबर रखने होते हैं। ये इसमें समझाएगा, इसे करंट प्राइजेस होते हैं ऑफ अ कमोडिटी इज इक्वल टू द मनी इन, ये कैश इन हैंड। ओके, इसका सॉल्वेंसी रेशियो है, ये हम अगली नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इसके बारे में। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो होप करता हूँ आपको ये हेल्प भी करे और आपकी पढ़ाई में आपकी मदद भी करें। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।